अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल दी एजुकेशनल हब। स्टूडेंट्स, आज मेरे सामने यहाँ पर क्लास 10th का इंग्लिश का पेपर रखा हुआ है जिसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका जो पेपर है वो 100 मार्क्स का है और 3 आवर्स का आपके पास टाइम है। और इसके अंदर सेक्शन ए कंपलसरी है, यानी मस्ट आपने इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। और ये है MCQs बेस्ड और इसमें 20 मार्क्स का ये पोर्शन है। इसके अंदर आपको 20 ही MCQs दिए जाते हैं। ये तो ऑब्वियसली आपकी बुक टेक्स्ट बुक को कवर कर रहा होता है, तो इसके लिए आपने अपने चैप्टर्स को बहुत अच्छे से रीड कर लेना है और फिर इनको अटैम्प्ट करना है। छोटी मोटी इसके अंदर ग्रामर भी पूछी जा सकती है आपके साथ, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अपने असल पोर्शन की तरफ। यहाँ पर देखिए सेक्शन बी है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। ये है जी, आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पर आपको टोटल 7 क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिसमें से आपने कोई से 5 अटैम्प्ट करने हैं और 2 की चॉइस आपके पास है इन 2 to 3 सेंटेंसेज ईच। तो 10 मार्क्स का है, यानी हर जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क का है। अच्छा जी, इसके बाद यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, डू एज डायरेक्टेड एज इंस्ट्रक्टेड इन द ब्रैकेट, यूज़ प्रीपोजिशन। नंबर 1 यूज़ प्रीपोजिशन, और ये हमारे ब्लैंक्स दी गई हैं। अब यहाँ पर हम 2 काम करेंगे, एक तो पेपर को अटैम्प्ट करने का तरीका और दूसरा हम इसको सॉल्व करके देखते हैं कि हमारे पास इन चीज़ों के क्या जवाब आ रहे हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले आप लोगों ने करना ये होता है कि पेपर के अंदर जिस पार्ट का जो नंबर है वो आपने उसी तरह लिखना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 3 मेरे पास इस तरह से लिखा हुआ है, तो हमने इसको इसी तरह से लिखना है। उसके बाद रोमन में लिखा हुआ है 1, तो इसको हमने रोमन में लिखना है। फिर इसका जो पार्ट पहला पार्ट है वो ए करके दिया हुआ है, दूसरा पार्ट बी करके दिया। तो आपने अटैम्प्ट करते वक्त इन चीज़ों का ख्याल रखना होता है। यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से अगर मैं ऐसा कर दूँ कि इस ब्लैंक का आंसर लिखते हुए इसके पहले 1 लिख दूँ, उसके बाद 2 लिख दूँ, तो ये चीज़ एग्जामिनर को परेशान करती है, जिसके लिए अक्सर ये होता है कि वो चीज़ें काट कर जो है नंबर इस तरह आपके डिडक्ट हो रहे होते हैं। तो बहुत ध्यान करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं क्वेश्चन 3 अटैम्प्ट करने अगर जा रही हूँ तो मैं क्या करूँगी, मैं ये करूँगी कि यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने लिखना है कि मैं कौन सा सेक्शन का क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रही हूँ। तो मैं सेक्शन बी का क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर है 3, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगी 3, ठीक। उसके बाद पार्ट 1 है इसका, ऐसे 1, पार्ट 1 का पार्ट कौन सा है, ए, ठीक, और एक है पार्ट बी। तो अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं कि जी इसमें आना क्या है। तो ये देखें, यूज़ प्रीपोजिशन ए, देयर इज़ सम वाटर डैश द ग्लास। बहुत ही ईजी सा ये प्रीपोजिशन यहाँ पर आना है। किसी भी चीज़ की पोजीशन को बताने के लिए हम पोजीशन यूज़ करते हैं, प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं। तो देयर इज़ सम वाटर इन द ग्लास, ठीक है। पार्ट ए में आ जाएगा इन द ग्लास, गिलास में कुछ पानी है। बी है असलम इज़ डाउन डैश फीवर, ठीक है। असलम को जो है बुखार की वजह से असलम की तबीयत जो है वो ख़राब है। तो याद रखो बच्चों, डाउन के साथ हमेशा विद आता है जब आप किसी की इलनेस को शो करते हैं। डाउन विद का मतलब होता है किसी की इलनेस शो करना, बीमार होना, ठीक है। असलम इज़ डाउन विद फीवर। उसके बाद नंबर 2 देखो, यूज़ आर्टिकल। अब यहाँ पर हमें आर्टिकल्स का इस्तेमाल करना है। इसी तरह यहाँ पर भी मैंने देखा कि ए और बी पार्ट है, तो उसके लिए मैंने ए लिख दिया, पार्ट बी के लिए बी लिख दिया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कौन से आर्टिकल्स यहाँ पर आएंगे। नोमान इज़ डैश क्लेवरेस्ट बॉय इन हिज क्लास। 3 ही आर्टिकल्स होते हैं हमारे पास, ए एंड द। ना यहाँ पर ए लग सकता है ना एन लग सकता है, यहाँ पर द लगेगा। उसकी वजह यह है कि जब भी हमारे पास किसी भी एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री होती है तो उससे पहले हमेशा दा लगता है। द क्लेवरेस्ट, द टॉलेस्ट, द डीपेस्ट, ठीक है, इस तरह से। तो क्लेवरेस्ट है तो यहाँ पर हम लगा देंगे द, ठीक है। इसके बाद नंबर बी देखिए, ही ईट्स डैश एप्पल डेली। बहुत ही इजी, बहुत ही बच्चों वाली ये ब्लैंक आपके पास आ गई है। ही ईट्स एन एप्पल डेली, ठीक है। एप्पल जो कि हमारे पास एक वोवल से स्टार्ट हो रहा है, एक वोवल का साउंड भी दे रहा है, तो यहाँ पर हम इससे पहले एन लगा देंगे। इसके बाद नंबर 3 देखिए, चेंज द वॉइस। नंबर 3 चेंज द वॉइस, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख भी देती हूँ इसको, ताकि हमें अब जो है हमारा थोड़ा सा ग्रामेटिकल पोर्शन स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर, तो फिर हमने इसको थोड़ा सा हम प्रोमिनेंट कर देते हैं। चेंज द वॉइस, ठीक है। चेंज द वॉइस नंबर ए, आई बॉट अ न्यू कार यस्टरडे, ठीक है। आई बॉट अ न्यू कार यस्टरडे। सबसे पहला जो मेरा काम है, मैं इसको ये पहचान सकूँ
कि ये एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है, फिर ही मैंने इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो पैसिव वॉइस होता तो इसके अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती। ठीक है, उसके अलावा बाय आ रहा होता और सब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन जाता है, जबकि यहाँ पर ऐसा मुझे कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है, सब्जेक्ट अपनी जगह पर है। ठीक है, और बाय वगैरह का कोई यूज़ नहीं हुआ है, उसके बाद फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो बहुत ईजी सा ये क्या है हमारे पास, ये एक्टिव वॉइस है। अब मैंने इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो अब मुझे सबसे पहले ये देखना पड़ेगा, आई बॉट अ न्यू कार, ये मेरा ओरिजिनल सेंटेंस है। ठीक है, यहाँ तक आई बॉट अ न्यू कार ये मेरा ओरिजिनल सेंटेंस है। इसके बाद ये एडिशनल है येस्टरडे। तो जहाँ पर मेरा जुमला कंप्लीट हो रहा है एक्चुअल, अब मुझे पता चला कि यहाँ पर मेरा सब्जेक्ट जो है वो आई है और ऑब्जेक्ट जो है वो अ न्यू कार है। तो हमें पता है कि पैसिव वॉइस बनाते वक्त हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको सब्जेक्ट बना देंगे, ए अ न्यू कार। अच्छा जी, अब हमें टेंस आगे से हमें बताना है कि हम यहाँ पर कौन सा टेंस जो है वो यूज़ करेंगे। तो ये देखिए बच्चों, आई बॉट, तो यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि ये पास्ट इंडेफिनिट का जुमला है। तो इसके लिए जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करते हैं, वॉज। अ न्यू कार वॉज बॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। सब्जेक्ट क्या है, आई, तो वो कन्वर्ट हो जाता है मी में, बाय मी यस्टरडे। जो एडिशनल था वो अपनी जगह पर ऐसे ही आ गया। ठीक है, इस तरह से हमारा ये वाला जो पैसिव वॉइस है वो कंप्लीट हो गया। अब बी को देख लेते हैं। बी के अंदर ही हैज़ बीन पनिश्ड बाय मी फॉर टेलिंग अ लाई। अब यहाँ पर हमें बहुत ईजीली पता चल रहा है कि ये जुमला कौन सा है, ये पैसिव वॉइस है, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ रही है, बाय मी भी आ रहा है। ठीक है, हैज़ बीन भी आ रहा है, ये भी एक पहचान है, क्योंकि अगर ये हम कहते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का जुमला है तो उसके अंदर फिर आईएनजी फॉर्म भी आ रही होती, जबकि ऐसा नहीं है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। तो ये हमें पता चल गया कि ये एक पैसिव वॉइस है। अब हमें इसको एक्टिव में कन्वर्ट करना है, लेकिन उसके लिए हमें पहले अपना एक्चुअल सेंटेंस पहचानना है। एक्चुअल सेंटेंस है ही हैज़ बीन पनिश्ड बाय मी, बस ये एक्स्ट्रा है। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, इसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, इसको ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, तो फिर आपका जुमला थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कन्वर्ट करना, हो तो फिर भी जाता है लेकिन थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जी बाय मी, मी है यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट, तब हम इसको जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो हम इसको क्या लिख देते हैं, आई। ठीक है, आई। उसके बाद जब हैज़ बीन आ रहा है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया है, तो जब हम इसको एक्टिव वॉइस में लेकर जाएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाता है हैव के अंदर। ठीक है, तो आई हैव पनिश। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मुझे ईडी लगाना पड़ेगा, क्यों कि हैव लगाया मैंने, प्रेजेंट परफेक्ट का जुमला है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है साथ में। आई हैव पनिश्ड ही है तो ऑब्जेक्ट बनते हुए क्या हो जाएगा, हिम। इसके बाद जो हमारा एक्स्ट्रा सेंटेंस था फॉर टेलिंग अ लाई, वो अपनी जगह पर आ जाएगा, फॉर टेलिंग अ लाई। ठीक है, इसके बाद हम अपना सी सेंटेंस देख लेते हैं, वो क्या है। अच्छा जी, ओपन द बुक एट पेज नंबर 8। ठीक है, अच्छा जी बच्चों, ये आपको यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाएगी फ़ौरन से कि ये पहले तो हमें ये पहचानना है ये सेंटेंस कौन सा एक्टिव है या पैसिव है। तो भाई ये सीधी सी बात है, एक्टिव का सेंटेंस है, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है। ठीक है, थर्ड होती तो हम सोचते कि पैसिव हो सकता है, लेकिन ये बिल्कुल कन्फर्म यहाँ पर हमें पता चल गया कि ये एक्टिव है। अब हमें इसे पैसिव में कन्वर्ट करना है। तो ये जुमले जो कि हमारे किसी भी तरह से वर्ब से स्टार्ट हो रहे होते हैं, इनको हम कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। जैसे ओपन द डोर, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, क्लोज द विंडो, ऐसे सेंटेंसेस जो वर्ब से स्टार्ट होते हैं उनको हम कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इनको कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है कि सबसे पहले आप इन जुमलों को पैसिव बनाते वक्त लेट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसका बिल्कुल एक स्ट्रक्चर है, वो आपने याद रख लेना है, लेट द बुक। ठीक है, जो आपका
सब्जेक्ट है वो यहाँ पर आ गया स्टार्ट में, लेट द बुक। लेट लगाते हैं, याद रख लो, सब्जेक्ट लगाते हैं, इसके बाद बी लगाएंगे, फिर आपका वर्ब आता है। ठीक है, लेट द बुक बी ओपन्ड एट पेज 8। ठीक, यह आपने याद रख लेना है। अब इसकी एक मिसाल मैं और दे देती हूँ ताकि आपको थोड़ा और क्लियर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, क्लोज द विंडो। ठीक है, मैंने क्या बताया, हमने ये देखा कि यार ये तो एक ऐसा सेंटेंस है जो कि वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर मैंने बता दिया। लेट, सब्जेक्ट ये है, द विंडो, लेट द विंडो बी क्लोज्ड। ठीक, तो ये आप स्ट्रक्चर इसको याद कर लें, तो जब भी ऐसा सेंटेंस आएगा आपने यही फार्मूला लगाना है और आपका सेंटेंस जो है वो इजीली बन जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पर हम देखते हैं कि अब हमें नेक्स्ट हमारा पार्ट शुरू हो रहा है जिसके अंदर हमें करना है चेंज द नरेशन। ठीक है, अब नरेशन का पार्ट आ गया है, यहाँ पर मैंने लिख दिया नंबर 4 पार्ट ए। ठीक है, अच्छा बच्चों, अब यहाँ पर हमने जो है नेक्स्ट पार्ट इसका अटेम्प्ट करना है, दैट इज चेंज द नरेशन पार्ट 4, चेंज द नरेशन। इसको हम उतार कर फिर कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, हमें क्या दिया गया है, ए में फादर सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, हाउ फार इज मक्का फ्रॉम मदीना। ठीक है, तो ये तो पहले हमें पता चल गया कि ये एक डायरेक्ट स्पीच है। ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आपका स्ट्रक्चर है। तो अब हमें इसको करना है इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर। हाउ फार इज़ मक्का फ्रॉम मदीना, हमें यहाँ से पता चल रहा है कि ये क्वेश्चन है, यानी कि ये एक इंटेरोगेटिव स्पीच है। अब इसको कन्वर्ट करने का क्या तरीका है, फादर इंटेरोगेशन है, पूछ रहे हैं, तो फिर हम इसको कर देते हैं सेड कन्वर्ट हो जाता है आस्क्ड के अंदर। ठीक है, सेड कन्वर्ट हो जाता है आस्क्ड के अंदर। फादर आस्क्ड मी। ठीक है, जब आपको कोई ऑब्जेक्ट ना दिया गया हो, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट ना हो, तो ये बात याद रखिए, हम यही कंसीडर करते हैं कि मुझसे बात की गई है। फादर आस्क्ड मी, इसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमास हटेंगे और क्या लग जाएगा, दैट। ठीक, इसके बाद हाउ फार इज है तो क्या हो जाएगा, वॉज मक्का फ्रॉम मदीना। इसके बाद बी देख लेते हैं। ही विश्ड दैट he had been the richest man of the society। ठीक है, सबसे पहले हमें ये पहचान लिया हमने इस स्पीच को देखने के बाद, ये एक इनडायरेक्ट स्पीच है क्योंकि इसमें दैट लगा हुआ है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हमारे पास कोई स्ट्रक्चर नहीं है, तो इसका मतलब ये इनडायरेक्ट स्पीच है। अब हमने इसको डायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। ही विश्ड, ठीक है, उसने कोई ख्वाहिश की है, तो इसको तो हम सिंपल ले जाएंगे इसी के अंदर कि आपका जो विश्ड है वो कन्वर्ट हो जाएगा सैड। ही सैड, ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास किससे कहा है, यहाँ पर नहीं है, तो हमने उसको फिर ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं बनाया और कॉमा इन्वर्टेड कॉमास लगा दिए। विश है तो हम मे से शुरू कर देते हैं इसको, मे। ठीक है, ही, इसको देखते हुए हम चेंज करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा आई, मे आई। हैड बीन है तो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, हैव बीन के अंदर। ठीक है, हैव बीन द richest man of the society।
ठीक, इसके बाद सी देख लेते हैं। सी में देखो, शी टोल्ड हर ब्रदर, शी, ये हमारे पास सी, शी टोल्ड हर ब्रदर दैट शी वॉज वेटिंग फॉर हिम देन। हमने इसको देखने के बाद पहचान लिया कि हमारे पास ये इनडायरेक्ट स्पीच है। अब हमें इसको डायरेक्ट में लेकर जाना है। शी टोल्ड कन्वर्ट हो जाएगा सेड टू के अंदर, शी सेड टू हर ब्रदर दैट हटेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज, ठीक है। अच्छा, ये आपको पता है शी है, इससे चेंज होगा तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो शी जो है वो फिर इस वजह से चेंज नहीं होता, शी जो है वो चेंज नहीं होता, तो यहाँ पर आ जाएगा शी, ठीक है। वॉज है तो क्या हो जाएगा, इज, शी इज वेटिंग फॉर हिम, हिम भी चेंज नहीं होता, फॉर हिम, देन चेंज हो जाता है नाउ के अंदर, ठीक, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास। यहाँ पर हमारी स्पीच कंप्लीट हो गई। इसके बाद हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास है डी। डी क्या है, आई सेड टू माई सर्वेंट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, आयरन दीज क्लॉथ्स, ठीक है। सबसे पहले मुझे इस स्पीच के बारे में ये देखकर ये तो पता चल गया कि ये एक डायरेक्ट स्पीच है, लेकिन कौन सी टाइप है उसकी, आयरन दीज क्लॉथ्स, कपड़े इस्त्री करो। ये एक इम्पेरेटिव स्पीच है जिसके अंदर कोई ऑर्डर दिया गया है, क्योंकि ये वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, स्टार्टिंग में कोई सब्जेक्ट नहीं बल्कि वर्ब है। तो ये कौन सा स्पीच हुआ, ये है इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव जिसके अंदर कोई रिक्वेस्ट की गई हो या ऑर्डर दिया गया हो। इसको कन्वर्ट करने का क्या तरीका होता है, आई सेड टू कन्वर्ट हो जाएगा ऑर्डर्ड के अंदर, क्योंकि इसके अंदर एक ऑर्डर दिया गया है, आई ऑर्डर्ड माई सर्वेंट। याद रखिए टू के बाद कभी भी ऑर्डर्ड के बाद टू नहीं लगेगा। आई ऑर्डर्ड माई सर्वेंट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास हटता है, इसकी जगह टू लगता है, टू। उसके बाद सब वर्ब अपनी जगह पर, टू आयरन, दीज कन्वर्ट हो जाता है दोज के अंदर, ठीक है, दीज कन्वर्ट होता है दोज के अंदर, क्लॉथ्स, फुल स्टॉप। इस तरह के हमारे यहाँ पर जो नरेशन का पार्ट था वो कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। ये है जी हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। ए, पाकिस्तान won the match by 6 विकेट्स। इसको हमने कन्वर्ट करना है जी नेगेटिव के अंदर, ठीक है। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर अपना वर्ब देखा तो हमें पता चल गया कि जी ये पास्ट इंडेफिनिट का जुमला है, क्योंकि यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की गई है। तो जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो इसका हेल्पिंग वर्ब हम क्या लगाते हैं, डिड नॉट। नेगेटिव बनाना है तो नॉट लग जाएगा। अब वर्ब की आ जाएगी फर्स्ट फॉर्म। याद रखो जब भी हम डिड लगा देते हैं तो जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है वो फ़ौरन कन्वर्ट हो जाती है फर्स्ट के अंदर, विन द मैच बाय 6 विकेट्स, ठीक। इसके बाद बी कह रहा है, बी के अंदर क्या कह रहा है, ही डिड नॉट सॉल्व दिस सम। इसको वो कह रहा है आपने इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करना है। तो इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए जो आपका हेल्पिंग वर्ब है ये बिल्कुल स्टार्ट में चला जाता है, तो हो जाएगा डिड ही सॉल्व दिस सम,
क्वेश्चन मार्क, अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे आधा नंबर कट जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद सी में क्या कह रहा है, ही इज लीविंग फॉर चित्राल नेक्स्ट वीक, फ्यूचर कंटिन्यूअस। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फ्यूचर कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब क्या है। फ्यूचर कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब है विल बी। ठीक, तो ही इज है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। फ्यूचर कंटिन्यूअस का क्या है, विल बी, तो इज को हम रिप्लेस कर देंगे विल बी से। लीविंग अपनी जगह ऐसे ही रहेगा और आगे का पूरा सेंटेंस एज इट इज आ जाएगा, फॉर चित्राल नेक्स्ट वीक। पार्ट डी, डी में क्या कह रहा है, आई विजिटेड सक्खर लास्ट ईयर, पास्ट परफेक्ट के अंदर जाना है। पास्ट परफेक्ट, तो सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब पता होना चाहिए। पास्ट का हेल्पिंग वर्ब है हैड, तो आई हैड विजिट, लेकिन विजिट की हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे, क्यों कि हेड के साथ परफेक्ट में हमेशा, परफेक्ट का कोई भी जुमला होगा चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, विजिटेड सक्खर लास्ट ईयर, फुल स्टॉप। ई में क्या कह रहा है, शी डज नॉट laugh at him, अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। नॉट है, नेगेटिव का जुमला है, अफर्मेटिव में लाना है, पॉजिटिव में लाना है, तो शी डज नॉट हट जाएगा लाफ। ठीक है, डज नॉट हट जाएगा लाफ, लेकिन जब डज हटता है तो हमारे वर्ब के साथ एस लगता है। ठीक है, यस, शी laughs at him। ठीक, इसके बाद एफ, दे वर वॉचिंग टीवी, प्रेजेंट परफेक्ट में लाना है। प्रेजेंट परफेक्ट का हमें सबसे पहले तो हेल्पिंग वर्ब पता होना चाहिए, वो है हैव या फिर हैज़, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम लगाते हैं। ठीक है, दे के साथ क्या आता है हमेशा, हैव, दे हैव। वॉचिंग है, मैंने बताया भी आपको कि जब भी हैव, हैज़, हैड, विल हैव आएगा, यानी कि परफेक्ट के जब भी हेल्पिंग वर्ब आएंगे उसके बाद वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगी, वॉच्ड टीवी। इसके बाद जी, गिव प्रीफिक्स टू सेंस। ठीक है, तो जी मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी प्रीफिक्स का मतलब है कि हमने इससे पहले कुछ लगाना है, इसको चेंज नहीं होना चाहिए, इसकी स्पेलिंग में चेंज नहीं आना चाहिए। ठीक, तो इसका प्रीफिक्स क्या क्या बन सकता है, इसका प्रीफिक्स नॉन सेंस भी बन सकता है। ठीक है, इसका प्रीफिक्स कॉमन सेंस भी बन सकता है। ठीक, अच्छा जी, एच देखिए, सफिक्स लगाना है रिलेट के साथ, रिलेट, इसका सफिक्स हम बना देते हैं जी रिलेटेड। ठीक है, रिलेटेबल ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि स्पेलिंग, ओरिजिनल जो स्पेलिंग है वो चेंज नहीं होनी चाहिए, आपने जो भी इजाफा करना है ई के बाद ही करना है, ई को आप हटाकर चेंज करेंगे तो गलत हो जाएगा, इसलिए इसका हम जो बना रहे हैं सफिक्स रिलेट का, वो रिलेटेड बना रहे हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाइए पार्ट 4 के ऊपर, इंडिकेट द काइंड ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, अब आपने यहाँ पर ये सब जो भी अंडरलाइन हुए हैं सब के सब प्रोनाउन ही हैं, जो कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे होते हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, लेकिन अब आपने काइंड्स ऑफ प्रोनाउन यानी इन प्रोनाउन की काइंड बतानी है मजीद कि ये कौन सी तरह का प्रोनाउन है। तो अगर आपने पढ़ा हुआ है इसको तो ही आप इस पोर्शन को अटेम्प्ट कर सकेंगे, अदरवाइज आप इसको नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर देखिए, शी लव्स हर पेरेंट्स फ्रॉम द कोर ऑफ हार्ट। याद रखो कि ये वाले जो प्रोनाउन होते हैं ना, जो सबसे कॉमन हम यूज़ करते हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, तो ये वाले जो प्रोनाउन होते हैं इनको हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, ये पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। तो यहाँ पर शी जो है वो एक पर्सनल प्रोनाउन है।
टाइप्स ऑफ प्रोनाउन के ऊपर इंशाल्लाह हम एक अलग से वीडियो बना देंगे जिसके अंदर हम डिटेल समझा देंगे कि प्रोनाउन को आपने फिर कैसे पहचानना है, इस तरह की अगर एक्सरसाइज कोई आ जाती है। चलें पार्ट 2 यहाँ पर देखते हैं। दे हर्ट देम सेल्व्स, ठीक है, देम सेल्व्स इसको अंडरलाइन किया हुआ है। ये वाले प्रोनाउन कहलाते हैं देम सेल्व्स, ये वाले प्रोनाउन कहलाते हैं जी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। अच्छा, इसकी आसान सी एक पहचान बता देती हूँ क्योंकि अभी हमारे शॉर्ट टर्म में काम करना है, पूरी वीडियो बनाने का टाइम नहीं है। कि जिन भी प्रोनाउन के साथ सेल्फ या सेल्व्स आ जाता है उसको आपने पहचान लेना है कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ये इसकी शॉर्ट कट है इसको पहचानने का, रिफ्लेक्सिव का। सेल्फ या सेल्व्स इसके साथ आता है, देम सेल्फ, इट सेल्फ, माई सेल्फ, योर सेल्फ, ठीक है। अच्छा जी, नंबर 3 देखिए, आई माई सेल्फ। देखिए फिर वो सेल्फ वाला दोबारा आ गया, तो हमने यहाँ पर फ़ौरन से इसको पहचान लिया कि माई सेल्फ है, तो ये कौन सा होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही होगा ये। इसके बाद नंबर 4 देखिए, दिस इज़ वन ऑफ द प्रेटीएस्ट पेंटिंग दैट आई लव। दिस, दिस, ठीक है। दिस यहाँ पर है जी डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अगर आपने पढ़ा हो डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए डिमॉन्स्ट्रेटिव जिनको हम कहते हैं वो होता है दिस, दैट, दीज, दोज, ठीक है। तो जब भी ये वाले प्रोनाउन आएंगे तो आपने पहचान लेना है कि ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। इसके बाद नंबर 5 देखिए, हु इज़ योर अंकल सिटिंग इन फ्रंट रो, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखो ये जो हु है, व्हाट है, ये सब जो है दो तरह के, दो डिफरेंट टाइप्स के प्रोनाउन हैं। एक कहलाते हैं इंटरोगेटिव और एक कहलाते हैं रिलेटिव। तो आपको ये पहचानना है कि आप जो दिया गया है ये इंटरोगेटिव है या ये रिलेटिव है। तो यहाँ पर ये इंटरोगेटिव नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो जी यहाँ पर मतलब कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, हमारा जुमला जो है वो एक फुल स्टॉप पे ख़त्म हो रहा है। तो इससे हम पता चल रहा है कि ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन नहीं है, ये रिलेटिव है क्योंकि वो रिलेट भी कर रहा है। हु इज़ योर अंकल, तुम्हारे अंकल कौन है जो सामने वाली रो में बैठे हुए, ठीक है। तो हु यहाँ पर हो गया आपका रिलेटिव प्रोनाउन। मैंने आपसे कहा है कि ये वाली वीडियो एक डिटेल बनाने की ज़रूरत होती है इस टॉपिक के ऊपर कि काइंड्स ऑफ प्रोनाउन समझने के लिए। अच्छा जी, नेक्स्ट हम आ जाते हैं यहाँ पर कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैराग्राफ इन उर्दू और सिंधी, ठीक है। तो जी ट्रांसलेशन बहुत ही इजी सी चीज़ है, लेकिन मैंने 9th की वीडियो जब बनाई थी तब भी इस बात को मैंने एम्फेसाइज़ किया था, अभी फिर कर रही हूँ कि जब आप ट्रांसलेशन करते हैं ना तो उसके अंदर बस इस चीज़ का ख्याल करना होता है कि जो लफ्ज़ आपको सिंगुलर दिया है उसका तर्जुमा सिंगुलर में हो और जो प्लूरल दिया है उसका प्लूरल में हो। रिवर्स हैव ऑलवेज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स। अब यहाँ पर अगर कोई बच्चा लिखेगा कि जी दरिया ने इंसान की ज़िंदगी में बड़ा अहम किरदार अदा किया, तो ये मिस्टेक है। दरियाओं ने, रिवर्स, ठीक है, ये पहचानना है आपने। रिवर्स, दरियाओं ने हमेशा इंसानी ज़िंदगी में, इंसानी ज़िंदगियों में, ह्यूमन बीइंग्स, इंसानी ज़िंदगियों में बड़ा अहम रोल अदा किया है, बड़ा अहम किरदार अदा किया है। दे हैव सर्व्ड एज ट्रेड रूट्स, इन्होंने, इसने नहीं, इन्होंने, ट्रेड रूट्स कहते हैं तिजारती गुजरगाहें या तिजारती जो राहें, उनके तौर पर खिदमत सर अंजाम दी हैं। फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम, बहुत पहले वक्तों से। बिफोर द बिल्डिंग ऑफ रोड्स, रोडों के यानी कि सड़कों के बनने से पहले, रेलवेज़, ठीक है। मोस्ट ट्रेड वॉज कैरीड बाय बोट्स, के बहुत सारी जो तिजारत थी वो कश्तियों के ज़रिए होती थी। एंड शिप्स, ठीक है, जहाज़ों के ज़रिए, जो दरियाई समंदरी जहाज़ होते हैं, समंदरी जहाज़ों के ज़रिए अलॉन्ग रिवर्स, दरियाओं से। इन एडिशन टू दिस, इसके अलावा रिवर्स हैव बीन इम्पॉर्टेंट फॉर ग्रोइंग फ्रूट्स एंड क्रॉप्स, दरिया जो हैं, दरियाओं ने वो हमेशा अहम रहे हैं ग्रोइंग फ्रूट्स यानी फलों और सब्जियों को उगाने में। दिस वॉज द रीज़न, ये वजह थी, दैट मोस्ट टाउन्स, के बहुत सारे जो टाउन्स हैं इन एंशियंट टाइम्स, पुराने वक्तों में, वर बिल्ट नियर रिवर्स, दरियाओं के किनारे बनाए जाते थे, ठीक। इसके बाद ये देखिए सेक्शन सी डिस्क्रिप्टिव आंसर क्वेश्चन है, उसके अलावा ऐसे आ गया है फिर आपके पास, फिर आपने जो है वो लेटर आपने अटैम्प्ट करना है। इसके अलावा ये पैसेज आपने रीड करना है और फिर इसके जो है वो क्वेश्चन जो नीचे दिए गए इसके आंसर्स देने हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो समझ आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल भी रहेगी। और जब भी आप किसी भी चीज़ में कंफ्यूज हो जाए तो दोबारा इस वीडियो को खोल कर देखें, इंशाल्लाह ताला आपके तमाम कन्फ्यूजन का जो
सवालात का जवाबात हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है, तमाम बच्चों को इन चीज़ों की नीड है। तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।